और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बहुत खास तस्वीरों के साथ। आज महाशिवरात्रि है। देखिए जरा महाशिवरात्रि किस तरह से मनाई गई। सब तस्वीर योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम महाशिवरात्रि के मौके पर आज थे गोरखपुर में। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं राजस्थान में किस तरह से महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकल रही थी। ये वो तस्वीरें दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी महाशिवरात्रि के मौके पर भोपाल में थे और पूजा अर्चना की उन्होंने। दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी अद्भुत शिव बारात की तस्वीरें सामने आई है महाशिवरात्रि पर। ये महाशिवरात्रि के मौके पर आपको सीधे लिए चलता हूं महाकाल के दर्शन कराता हूं। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सजाया गया शिवरात्रि के मौके पर। अब ये देखिए, अब आपको लिए चलता हूं यूपी के मथुरा में भी भक्तों ने शिव बारात निकाली। तस्वीरें आप देख रहे हैं शिव बारात में दरअसल परंपरा के हिसाब से देव और दानव सब एक साथ निकलते हैं। अब आपको काशी विश्वनाथ लिए चलता हूं। ये ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ को भी रोशनी से सजाया गया था। और काशी में देखिए भक्तों का सैलाब उमड़ा था। आज महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्त पहुंचे थे। और जो भक्त पहुंचे थे उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी, फूलों की बारिश की जा रही थी।
अब आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में भी शिव बारात निकल रही थी, देव दानव बारात में शामिल थे। आइए अब लिए चलता हूं आपको सोमनाथ। ये भव्य तस्वीर सोमनाथ की देख रहे हैं, सोमनाथ का एरियल व्यू, और उसके बाद पूजा अर्चना हुई, आरती हुई। आइए अब बारी है आज की पहली सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मुनीर का सरेंडर और पाक फौज बंधक बन गई है। अब देखिए जरा क्या हाल हो गया है। इन्हें पाकिस्तानी जवानों को बंधक बना लिया है, बंधक बनाकर घुटनों के बल बिठा दिया है। कोई ऑप्शन नहीं इनके पास, कोई विकल्प नहीं, जाएं तो जाएं कहां, पीछे बंदूक की नोक है और सारी बहादुरी जमीन पर आ गई है। और इधर आका मस्त है। बलूच लड़ाकों ने पाक सेना और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है 7 दिन का वक्त है, या तो हमारी मांगे मान लो या फिर हम पाकिस्तान के 7 सैनिकों को सजाए मौत देने जा रहे हैं। बीएलए ने वीडियो जारी कर कहा है 7 पाक सैनिक हमारे कब्जे में है। कहा पाक सैनिक जेलों में बंद बलूच लड़ाकों को रिहा करें तो बदले में हम भी इन बंधकों को छोड़ेंगे। इनको तभी छोड़ा जाएगा जब ये बात मानेंगे, नहीं तो हम ऐसा अंजाम इनका करेंगे कि पाकिस्तान कांप उठेगा। ऑपरेशन हेरौफ चला रहा है दरअसल बलूच। ऑपरेशन हेरौफ 2.0 के तहत हमने पाक फौजियों को पकड़ा है। हेरौफ यानी काला तूफान, बलूच आजादी की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है यह ऑपरेशन हेरौफ, और पाकिस्तान से खुद को आजाद करने के लिए ऑपरेशन हेरौफ शुरू किया गया। बीएलए ने पहली बार अगस्त 2024 में ऑपरेशन हेरौफ लॉन्च किया था, जिसमें बलूचिस्तान के 12 जिलों में सरकारी ठिकानों पर हमले किए गए थे। 2026 में ऑपरेशन हेरौफ 2.0 फिर 14 जिलों पर पाकिस्तान के हमले हुए और पाकिस्तान के 300 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। 2013 में भी बीएलए ने 2 पाक सैनिकों को बंधक बनाया था और बदले में बीएलए के कुछ लड़ाकों को छोड़ने की मांग रखी थी। मांग पूरी ना होने पर पाक जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 2015 में भी 6 पाक फौजियों को बंधक बनाया और अल्टीमेटम दिया, लेकिन शर्त पूरी ना होने पर सभी 6 बंधकों को मार दिया गया था। इसलिए बीएलए के नए अल्टीमेटम से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अब मुनीर शाहबाज अगर सरेंडर करेंगे तभी 7 पाक फौजियों की जान बच पाएगी। आप सुन रहे थे बलूच नेता को जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लाहौर में जब कुछ होता है तभी मुनीर और पाकिस्तान सरकार को दर्द होता है, वरना उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जरा कैसे बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए यमराज बन गए, पीटा है। 2022 में देखिए 415 हमले हुए, 616 मारे गए पाकिस्तानी। 2023 में 772 हमले किए, 419 ढेर कर दिए। 2024 में 876 अटैक, 939 मौत, और 2025 में 1405 हमले, 1721 मौतें हो चुकी हैं अब तक। 2026 में अभी शुरू ही हुआ है 75 हमले और 500 से ज्यादा मौतें। पाकिस्तान की सेना का हाल यह है कि उनके ख्वाब और सपने में भी बलूच लड़ाके और उनकी गोलियां आ रही हैं। ऐसे ढेर हो रहे हैं, देखिए गोलियां चल रही हैं, यहां लाशों के ढेर बिछ रहे हैं। जो बीएलए पाक के लिए यमराज बने हैं उसकी वजह है पाक सरकार और फौज। बीएलए के लड़ाके मानते हैं कि 1948 में पाक ने जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, और जब भी यहां विकास, अधिकार, आजादी की मांग की जाती है पाक फौज सरकार के इशारे पर आम लोगों का दमन करती है। गैस और सोने के बड़े भंडार होने के बावजूद बलूचिस्तान गरीब है, इसलिए बलूच अपनी उपेक्षा और सरकारी दमन से आजादी चाहता है। साल 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए का गठन इसीलिए हुआ। बीएलए को पाकिस्तान अपना दुश्मन मानता है और हमेशा कुचलता है इन्हें। हाल में उसने बीएलए विद्रोहियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। कई बलूच लड़ाकों के घर पर रात में बम से हमला किया गया। अचानक हमला कर पाक फौज ने
बीएलए के 41 लड़ाकों को मार दिया और इसी के बाद बीएलए ने ऑपरेशन हिरौफ 2.0 शुरू कर दिया है और 14 जिलों के 48 ठिकानों पर एक साथ फौज पर हमला किया है। मुनीर जब तक समझ पाते, बीएलए ने 362 पाक फौजियों की ढेर कर दिया और न सिर्फ ढेर किया है बल्कि पाकिस्तान के कई जिलों में कब्जा कर लिया। हालात बद से बदतर है। देखिए जरा 10 जिले हैं जिस पर कब्जा हो चुका है पाकिस्तान में। कौन से वो जिले हैं जिन्हें कब्जा लिया गया है? ये हैं, ये 10 जिले आप देख रहे हैं कौन कौन से? क्वेटा, मस्तुंग, नोशकी, बुलेदा, पासनी, टम्प, ग्वादर, खारान, कलात, इन जिलों पर कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा, ये जो इधर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान है, 44% हिस्सा इसमें बलूचिस्तान का है। पाक के सबसे बड़े हिस्से बलूचिस्तान में है 36 जिले। इन 36 जिलों पर भी पाक सेना, पाक पुलिस होती है। 36 जिलों में बीएलए ने क्या किया? 10 जिलों पर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने। क्वेटा से लेकर नोशकी और मस्तुंग तक में कब्जे का दावा किया जा रहा है। इन 10 जिलों का क्षेत्रफल सोचिए, यानी पाकिस्तान के 15% हिस्से पर कब्जा हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान के 15% इलाके पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है और बलूचिस्तान के 35% इलाके पर पाक की पकड़ लगभग खत्म हो गई है। जवान भाग गए, बंधक बन गए, थानों पर कब्जे हो गए। बीएलए ने जिन इलाकों में कब्जा किया है वो बलूचिस्तान के बहुत बड़े शहर हैं। इन पर कब्जे का मतलब है बलूचिस्तान में पाक की लाइफलाइन पूरी तरह से खत्म हो जाना, यानी पाक फौज और पाक सरकार की बलूचिस्तान में ही पहुंच खत्म हो गई। ऐसा लंबे वक्त तक चला तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और यही बीएलए का प्लान है और उनका सबसे बड़ा मकसद है। अभी 15% इलाका कब्जाया है लेकिन 44% इलाका है जो उन्हें अपने कब्जे में लेना है। कोई गंभीरता से लेता नहीं है, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए उन्हें जगह जगह अपनी पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। कि जरा हुआ क्या, पूछिए। पाक के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के तौर पर इतराते हैं वैसे तो। उन असीम मुनीर की भारी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, जो तस्वीर मैंने दिखाई आपको। जर्मनी में कार्यक्रम में फील्ड मार्शल मुनीर को रोक लिया गया। मुनीर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर ही एक महिला अफसर ने उन्हें रोक लिया और कहा, रुकिए, आपकी आईडी कहां है, पहले आईडी कार्ड दिखाइए। मुनीर के साथ चल रहे अधिकारी ने उनकी पहचान पत्र दिखाया, तब जाकर पाक आर्मी चीफ मुनीर कार्यक्रम में शामिल हो पाए। पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में मुनीर का मजाक उड़ रहा। लोग कह रहे हैं किसी देश के आर्मी चीफ, क्या बड़े अधिकारी से भी ऐसा नहीं होता कभी? जरूर मुनीर के कारनामे ऐसे होंगे कि उन्हें एंट्री से पहले आईडी दिखाने की जरूरत पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना को दुनिया में सबसे भ्रष्ट माना जाता है, कोई यकीन नहीं करता है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि फौज के हाथ में सत्ता और पत्ता दोनों है। पत्ता यानी पैसा, पैसे के मामले में आर्मी चीफ सबसे आगे होते हैं। पाक के आर्मी चीफ रहे कमर बाजवा पर आपको याद होगा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उन पर भ्रष्टाचार के जरिए 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने के आरोप लगे। बाद में सामने आया कि बाजवा के दुबई और लंदन में भी आलीशान महल है। इसी तरह असीम मुनीर भी आर्मी चीफ के साथ करोड़ों के मालिक हैं। मुनीर कई कंपनियों के सीईओ हैं और रियल एस्टेट कारोबार भी करते हैं। मुनीर की कुल संपत्ति 10 करोड़ रुपए सिर्फ बताई जाती है। यह संपत्ति तब सामने आई जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। रिटायर होने के बाद हो सकता है बाजवा की तरह उनका भी खुलासा हो कितने 100 करोड़ हैं। और यकीन इसलिए भी उनके ऊपर नहीं होता है क्योंकि आतंकी मुनीर के लिए कहा जाता है कि यह वर्दी में उसामा बिन लादेन। जरा पाकिस्तान के भिखारी कहां जा रहे हैं? रमजान से पहले पाकिस्तानी भिखारी फिर रडार पर आ गए। दुबई में पुलिस ने भिखारियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आरोप है कि भिखारी एक तरह से ठग की तरह वहां काम करते हैं। दुबई पुलिस ने ऐसे कई जालसाजों का पर्दाफाश किया है। दुबई में एक भिखारी लाखों की संपत्ति का मालिक निकला। पुलिस को पता चला कि उसके पास 3 लग्जरी कारें हैं। भिखारी के पास एक भिखारी के चटाई के नीचे से 6 लाख रुपए बरामद हो गए दुबई में। टूरिस्ट वीजा पर आए एक शख्स के पास से 5 लाख मिले। ये 2 साल के बच्चे को लेकर मस्जिद के बाहर भीख मांगता था। शारजा पुलिस के आकलन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 1 घंटे में शख्स ने 367 दिरहम यानी 9,000 रुपए जुटा लिए 1 घंटे में, और इस हिसाब से 24 घंटे में 2,16,000 रुपए। जितने भिखारी गिरफ्तार किए गए उनमें 90% ऐसे हैं जो रमजान के दौरान आसान पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि दुबई में भीख मांगने को लेकर बहुत सख्त कानून है। भीख मांगते पकड़े गए 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। साथ ही आरोपी को 3 महीने तक जेल भी हो जाती है।
बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान में ही है। पहले तो यहां भिखारी हर साल करीब 42 अरब डॉलर भीख से जुटा लेते हैं। 2024 में पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ 80 लाख भिखारी थे। एक दिन में पाकिस्तानियों की जेब से 32 अरब रुपए निकलते हैं। पाकिस्तान में भिखारियों के लिए खास ट्रेनिंग भी होती है और कराची में एक भिखारी प्रतिदिन 2000 रुपए तक कमाता है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। अब देखिए जरा, अकेले दुबई नहीं, ये सारे देश परेशान हैं। ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उन्हें पकड़ते हैं, फ्लाइट में बिठाते हैं और वापस इस्लामाबाद लैंड करा देते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, जिस सऊदी से पाकिस्तान बड़ी बड़ी डील कर रहा है, वो भिखारियों को लेकर पाकिस्तान से परेशान है। पिछले साल 56,000 पाक भिखारियों को निकाला है इन्होंने। भिखारियों को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि पाक भिखारी हमारे यहां बैन है। यूएई ज्यादातर पाक नागरिकों को वीजा बैन कर दिया है। बिजनेस या घूमने की आड़ में क्या होता है, पाक नागरिक आ जाते हैं, फिर इनमें से काफी भीख मांगने लग जाते हैं। वहीं पर दुबई ने 6000 पाक भिखारियों को निकाला है। पहले अजरबैजान पाकिस्तान से हथियारों समेत कई बड़े सौदे करता है, लेकिन पाक के भिखारियों से अजरबैजान भी परेशान है। पिछले साल 2500 पाक भिखारियों को निकाला है इन्होंने और पाकिस्तान को कहा है कि भिखारी भेजना बंद करो। भारत 2025 से पाक नागरिकों की पूरी तरह से एंट्री बैन कर दी है। नए वीजा जारी हो नहीं रहे हैं, पुराने भी रद्द कर दिए गए, यानी पाकिस्तानी भिखारियों के दरवाजे बंद हैं। इजराइल आम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रवेश नहीं देता है। दोनों देशों के बीच सालों से तनातनी चल रही है, इसलिए पाक भिखारी भी इजराइल नहीं जा सकते हैं। सुनिए जरा, ये तो भिखारियों की बात हो गई। खुद जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो भी ये मान रहे हैं कि वो कैसे दुनिया के देशों में जाते हैं अपने मुल्क के लिए भीख मांगने। सुनिए, चारों तरफ जब प्रदर्शन शुरू हुआ, दबाव बना है, तब अब पाकिस्तान सरकार तैयार हुई इमरान खान को बाहर अस्पताल भेजने के लिए। डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। इमरान खान 32 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। पाक के पूर्व पीएम को जेल से अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया है। पाक मंत्री तारिक फजल चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है। दावा है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान की दाहिनी आंख 85% रोशनी इसकी चली गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज मुहैया करवाने को कहा है, लेकिन इस बीच इमरान समर्थक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान की पर्सनल डॉक्टर से मंजूरी के बाद इलाज होना चाहिए। परिवार की मंजूरी के बिना किसी भी हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए। उनके इलाज के दौरान परिवार का सदस्य मौजूद रहना चाहिए। इससे पहले भी शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जेल के अंदर इमरान की मौत की साजिश रचने का आरोप था। अब भी पीटीआई कार्यकर्ता अडियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि इमरान की मेडिकल रिपोर्ट छिपाई जा रही और अगर इमरान को कुछ होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। वहीं पाकिस्तान सरकार ने बेबुनियाद आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा, हमारी सरकार इंसानियत और कानून को पहले रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सुविधाएं देना जिम्मेदारी है और इमरान के लिए भी इस जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा। और ये पाकिस्तान के बाद पड़ोसी मुल्क से न्योता आया है, बांग्लादेश से। रहमान को कमान और पीएम मोदी होंगे मेहमान। बांग्लादेश में नतीजे आ गए। खालिदा जिया के सुपुत्र चुनाव जीत गए और अब शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश में होने वाला है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह। और इस शपथ के लिए देखिए पीएम मोदी को न्योता आया है और न्योता पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भी गया है। बांग्लादेश के साथ आजकल उनके रिश्ते बेहतर हैं, तो पीएम मोदी और शहबाज शरीफ। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में जाएंगे? अब सवाल यह है। और शपथ समारोह में जाएंगे तो वहां शहबाज शरीफ भी होंगे। शपथ की तैयारी शुरू हो गई। यह वो जगह है जहां शपथ होनी है। पहले शपथ अंदर होती थी, पहली बार ऐसा है कि शपथ बाहर मैदान में होगी। अब से 43 घंटे बाद बांग्लादेश में महाशपथ ग्रहण होगा। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की ताजपोशी होने वाली है। कभी जेल की सलाखों और 17 साल देश से बाहर रहने वाला शख्स अब बांग्लादेश का नया बॉस बनने जा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी शपथ होने वाली है। तारिक रहमान अब पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तो उसका साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा है। तारिक रहमान चाहते हैं कि पीएम मोदी के सामने उनकी ताजपोशी हो।
इसलिए तो मोदी को खास न्योता भेजा गया है। रेड कारपेट वेलकम और शानदार आयोजन की तैयारी है। बुलाया तो पाकिस्तान के पीएम शाहबाज को भी है, लेकिन जहां पाकिस्तान के मुखिया होंगे वहां मोदी जाएंगे। क्या तारिक की ताजपोशी में मोदी शामिल होंगे? अब देखिए जरा शपथ कब, कहां, किस वक्त है और कौन कौन मेहमान है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अब पीएम बनने वाले तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इस बार राष्ट्रपति भवन में नहीं हो रहा है समारोह, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, उसके साउथ प्लाजा में होगा। यानी बड़े स्तर पर रहमान का शपथ समारोह होने वाला है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इन्विटेशन दिया गया है। भारत पाक समेत कुल 13 देशों को शपथ समारोह का इन्विटेशन है। इसमें चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, मलेशिया शामिल है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव को भी न्योता है। कहा जा रहा है कि निजी तौर पर पीएम मोदी को बुलाया गया है, लेकिन खबरें हैं कि पीएम मोदी शपथ समारोह में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो कल दिल्ली पहुंचेंगे, फिर मुंबई जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की परसों मुंबई में बड़ी मीटिंग है। राजभवन के दरबार हॉल में मोदी मैक्रो समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और कहा जा रहा है भारत फ्रांस के बीच 114 रफाल की बड़ी डील होगी। ऐसे में मोदी ढाका नहीं जा पाएंगे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि जरूर जाएंगे। शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ओम बिरला साहब के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बांग्लादेश जाएंगे। सुनिए जरा तारिक रहमान से भारत के संदर्भ में सवाल पूछा गया, जो नए पीएम शपथ लेने वाले क्या कह रहे हैं। आपकी विदेश नीति कैसी होगी और आप भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को कैसे देखते हैं? भारत के साथ आपकी सरकार का क्या रुख रहेगा? हमने अपनी विदेश नीति के बारे में पहले ही रुख साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति में बांग्लादेशी जनता प्राथमिकता में रहेगी। बांग्लादेश और यहाँ की जनता के हित ही हमारी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। तो अब तक तारिक रहमान अब शपथ लेंगे। अब तक कार्यकारी जो थे वो थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन अब इनका क्या होगा, सवाल ये है यूनुस क्या करेंगे। बांग्लादेश 2.0 नया भविष्य आने वाला है। हम नया बांग्लादेश बना रहे हैं, बांग्लादेश 2.0। आज एक महान दिन है। आज नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। तो देखिए जरा यूनुस के लिए कोई जगह है रहमान के पास या फिर रिटायरमेंट? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि वो अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, मगर चुनाव हो गए और नई सरकार का गठन होने जा रहा है। यानी यूनुस की सरकार के मुखिया पद से छुट्टी होने वाली है। मतलब रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हें हटना ही होगा। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूनुस राष्ट्रपति बन सकते हैं। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार डेविड बर्गमैन ने यह दावा किया है। बर्गमैन ने पोस्ट कर लिखा है, रहमान यूनुस में इस पर बात हुई है। यूनुस के राष्ट्रपति बनने से बांग्लादेश को फायदा हो सकता है, उनका कहना है। उन्होंने दावा किया कि यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी पकड़ है। किसी दूसरे बांग्लादेशी की ग्लोबल हैसियत उनके बराबर नहीं है। तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी से कहा है कि राजनीति में कुछ नामुमकिन नहीं है, बेस्ट दिमागों को शामिल कर सकते हैं। यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ की वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता है वो। पकड़ की वजह यह है, साल 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश में छोटे कर्ज की व्यवस्था के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। 1970 के दशक में उन्हें माइक्रो फाइनेंस के बड़े नाम के तौर पर पहचान मिली थी। 28 जून 1940 को जन्मे यूनुस एक बड़े अर्थशास्त्री और राजनेता हैं। यूनुस ने चटगांव यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। 2007 में यूनुस ने हसीना खालिदा के विकल्प के तौर पर संगठन बनाया। तीसरे दल का विकल्प चला नहीं, फिर उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। 2008 में तत्कालीन पीएम हसीना ने कहा, यूनुस गरीबों का खून चूस रहे हैं। वो छात्रों में लोकप्रिय है, लेकिन हसीना के तख्ता पलट के बाद उन्होंने कमान संभाली थी। सुनिए जरा जो तारिक रहमान है उनके एडवाइजर से एनडीटीवी ने बात की, वो क्या कहते हैं। तारिक रहमान देश के बेस्ट दिमागों को शामिल करने में यकीन रखते हैं। वो देश का भविष्य बनाने में मदद के लिए काबिल लोगों से सलाह लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यूनुस समेत किसी के लिए अभी कोई रोल तय नहीं किया है, लेकिन वे अपने पास मौजूद सभी टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कोई बवाल भी हो सकता है। महाराष्ट्र में एक बवाल हुआ, ऐसे ही क्या हो रहा है
महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर टक्कर हो गई। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर को भी टीपू सुल्तान बना दिया है। टीपू सुल्तान की छत्रपति शिवाजी से तुलना करना भारी पड़ गया है। ये नासिक की तस्वीर है। कांग्रेस के खिलाफ नासिक में प्रोटेस्ट हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, अहिल्यानगर से आई है तस्वीर महाराष्ट्र के, जहां शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज की। हर शहर का हाल ये। लातूर लिए चलता हूं। लातूर में भी देखिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर लेकर क्रॉस का निशान और उनके ऊपर जूते और चप्पल उनके पोस्टर पर। अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पनवेल की। पनवेल में भी सड़कों पर उतरे लोग। अगली तस्वीर देखिए जरा, नागपुर में भी प्रदर्शन हुआ। नागपुर में भी पहले शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। टीपू सुल्तान ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया। जिस तरह शिवाजी महाराज ने स्वराज की अवधारणा दी और बहादुरी दिखाई, उसी परंपरा से प्रेरणा लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे, जिन्होंने कभी सांप्रदायिक सोच को हावी नहीं होने दिया, और इस अर्थ में उन्हें शिवाजी महाराज के समान बहादुरी का प्रतीक माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर टक्कर इस कदर हो गई है, कहीं जूते चल रहे हैं तो कहीं चप्पलें मारी जा रही हैं, कहीं सड़कों पर आग लगी है तो कहीं बवाल मचा है। ये सतपाल के गद्दारों ने उनका डीएनए टेस्ट कराए, उन्हें ये पता चलेगा कि उनका डीएनए कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। हम युवाओं को कहा भी दिख जाए तो चप्पल से हम उसको मारेंगे रोड के ऊपर, ये आपको बताना चाहते। हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र में घूमने के लिए रास्ते पे उतरने नहीं देंगे। उनका दिमाग खराब हो चुका है। जो हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर रहा है। इतिहास के दो योद्धाओं के नाम पर महाराष्ट्र में महायुद्ध छिड़ गया है। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूँ। मराठा शासक शिवाजी की तुलना मुस्लिम शासक टीपू से करने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ आक्रोश की आग और बयानों के बाढ़ रुक नहीं रहे। वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन में रेजिग्नेशन नहीं लिया तो ये समझेंगे राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ बवाल टीपू को शिवाजी के बराबर बताने के बाद नया मोड़ ले चुका है। अब देखिए ये बवाल शुरू कैसे हुआ, ये हंगामा क्यों हो रहा है। टीपू सुल्तान विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र के मालेगांव से हुई, जहां डिप्टी महापौर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी थी, जिसका शिवसेना बीजेपी ने विरोध किया और तस्वीर हटाने को कहा। उसके बाद विवाद को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भड़का दिया, जब उन्होंने टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कर दी। सपकाल बोले टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर मानना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान एक योद्धा और भारत के भूमिपुत्र के रूप में उभरे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी बेमिसाल है। टीपू भी बहादुर और स्वराज्य प्रेमी थे। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, जैसे ही कांग्रेस नेता ने यह तुलना की तो सीएम भी भड़क गए और सीएम बोले, महाराष्ट्र ये बर्दाश्त नहीं करेगा, सबकाल को माफी मांगनी चाहिए। ओवैसी ने टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लड़ने वाला शहीद बताया। कहा, संविधान में उनकी फोटो है, वो सावरकर की तरह लव लेटर नहीं लिखते थे। दावा किया कि गांधी जी और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई जिलों में प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सबकाल पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। अहिल्यानगर में कहा, जो सबकाल की जीप काटेगा उसे 10 लाख रुपए देंगे। पुणे बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता सबकाल के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुनिए जरा सीएम फडणवीस क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति वो कर रहे हैं। हर्षवर्धन सबकाल को जनता नहीं छोड़ेगी। 14 करोड़ जनता में आक्रोश है, उनको बचाने वाले में भी आक्रोश है। इनको जनता ही सबक सिखाएगी। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन में रेसिग्नेशन नहीं लिया तो ये समझेंगे राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। तो सरासर गलत है। ये सरासर दर्शाता है कि भाजपा और आरएसएस वालों को सिर्फ मोहब्बत उन लोगों से जो ब्रिटिशरों के तलवे चाटते थे, माफीनामे लिखते थे, उनसे मोहब्बत नहीं है जो ब्रिटिशरों के साथ लड़े, ब्रिटिशरों को भगाया, ब्रिटिशरों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। कांग्रेस के जो पुरोधा यानी वो वहां के जो अध्यक्ष हैं स्वयं इस बात को कहते हैं, तो इससे बड़ी घृणा आती है कांग्रेस से कि आखिरकार क्या मानसिकता है। इनको अपने अंतर्मन में विचार करना चाहिए। वीर शिवाजी का जो कंपैरिजन करने चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान में है। क्या वो कह रहे थे? तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। संविधान की जो प्रति है, पहली प्रति, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर भी है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संविधान की कॉपी में टीपू सुल्तान की भी तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए जरा। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान एक अंगूठी पहनते थे, ओवैसी ने कहा, जिस पर राम लिखा था। तो एक ये तस्वीर है अंगूठी की जिस पर राम लिखा हुआ है। दावा है कि ये अंगूठी टीपू सुल्तान ही पहनते थे। 100-150 करोड़ रुपए की बोली लगी थी इस अंगूठी को लेकर। अगली तस्वीर देखिए। संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की भी तस्वीर है और संविधान की कॉपी में उसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की भी तस्वीर है। तो आइए दोनों के बारे में आपको बताऊं, दोनों के बारे में क्या कुछ कहता है इतिहास, किस चीज को लेकर बवाल और हंगामा है। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास के महान योद्धा थे, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। माना जाता है उनका जन्म 1627 में शिवनेरी किले में हुआ था और उनके पिता मराठा सेनापति शाहजी भोसले और मां जीजाबाई थी। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उन्होंने मुगलों के साथ दक्षिण की रियासतों से भी लोहा लिया था। मुगल सम्राट औरंगजेब को भी शिवाजी ने ही सबक सिखाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। वो मराठा साम्राज्य के संप्रभु शासक के तौर पर छत्रपति बने। भारत के महानायक शिवाजी महाराज ने 1680 में अंतिम सांस ली। शिवाजी के जन्म के करीब 125 साल बाद टीपू सुल्तान पैदा हुए। टीपू सुल्तान का जन्म 10 नवंबर 1750 को कर्नाटक में हुआ। टीपू सुल्तान ने मैसूर के शासक हैदर अली के घर जन्म लिया था। 1782 में पिता के निधन के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बन गए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। तब टीपू सुल्तान भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक थे। हालांकि उनकी शासन व्यवस्था और कामकाज पर विवाद भी है। कुछ जानकार और विरोधी मानते हैं वो कट्टर मुसलमान थे, इसलिए मुस्लिमों को बड़े पद दिए, इस्लाम मानने वालों को टैक्स छूट देते थे। हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ भी क्रूरता करने के दावे होते हैं। हालांकि कई जानकार और उनके समर्थक इसे खारिज भी करते हैं। उनका दावा है कि टीपू सुल्तान एक देश प्रेमी थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। सुनिए जरा अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई।
जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। क्या ये बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यज्जाई था। इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। देश के अलग अलग शहरों में बुलडोजर एक्शन की आपने तस्वीर देखी होगी। इस पर कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट की बड़ी फटकार सामने आई है। तस्वीर आपको दिखाऊं। नागपुर में आपको याद होगा, नागपुर में हिंसा हुई थी, दंगा हुआ था। नागपुर दंगे पर बड़ा एक्शन हुआ था। तस्वीरें याद है आपको? इस हिंसा के बाद फहीम खान नाम के शख्स पर आरोप लगे। इसे मास्टरमाइंड भी बताया गया। फहीम जेल गया, उसके बाद जमानत पर बाहर आया। लेकिन इस बीच अगली तस्वीर देखिए, हुआ क्या कि फहीम जब जेल में था तो फहीम के घर पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर से फहीम का कई मंजिला घर गिरा दिया गया। यह मामला देश की अदालत में पहुंच गया, कोर्ट में। अब देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल हुआ था। पिछले साल 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद 2 दिन बाद आरोपी फहीम की गिरफ्तारी हुई और 1 हफ्ते बाद आरोपी फहीम के घर पर बुलडोजर चल गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर फटकार लगाई। नागपुर नगर निगम के अफसरों से हाई कोर्ट ने पूछा है, क्या आप आरोपी के ध्वस्त घर का पुनर्निर्माण कराएंगे या मुख्य आरोपी फहीम को मुआवजा दिया जाएगा? नगर निगम को 4 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें आरोपियों के खिलाफ विध्वंस की कार्रवाई रोकी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी संपत्ति को इसलिए ध्वस्त नहीं कर सकते क्योंकि संपत्ति के मालिक से संबंधित कोई व्यक्ति आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को मनमानी, असंवैधानिक बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने सारी जरूरी परमिशन ली थी। 2003 में ही नगर निगम को सभी भुगतान कर दिए थे। उसके बावजूद 20 साल बाद बुलडोजर से मकान ढा दिया गया। बता दें कि फहीम खान 2024 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 24 में वो नितिन गडकरी के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन इलेक्शन में महज 1000 वोट इन्हें मिला था। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है फहीम। सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं। बोले तो ऐसी है कि उसमें फहीम खान को हर महीने में 1 और 15 तारीख के रोज गणेशपेट पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना है, ट्रायल शुरू होने तक के। ऐसी कोई भी उन्होंने टिप्पणी वगैरह नहीं दी थी देशद्रोह के लिए, और ये सब झूठी बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और जंग के मैदान में लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच आखिर होने क्या वाला है? ईरान का सरेंडर या फिर भीषण युद्ध? विकल्प बहुत कम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कैसे एक शिप को पर कब्जा कर लिया है, देखिए जरा। आप देख रहे हैं शिप पर अमेरिकन फोर्स आपको नजर आ रही है। ऑयल वेसल है, ये तेल का शिप है और उस तेल के शिप पर देखिए अमेरिकी फोर्स पहुंच गई है और अमेरिकी फोर्स ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ ये देखिए जरा, ईरान की नेवी अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और सुनिए। तो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक तस्वीर और आई है कि ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है। ईरान दरअसल तैयारी में और कह रहा है इसी तरह से हम अमेरिका को जवाब देंगे।
उनका दावा है कि अमेरिकी फाइटर्स को ऐसे ध्वस्त कर देंगे। अमेरिका ने देखिए क्या किया है। अमेरिका ने सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम जो है थार्ड, इसे तैनात कर दिया है कि ईरान की मिसाइल आए तो हम बचाव कर सकें। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइल को अपग्रेड किया है, खुर्रम शहर 4। अब देखिए जरा कहां कहां अमेरिका ने तैनाती बढ़ाई है, अमेरिकी एयरबेस कहां कहां है। यह आपके सामने आ गया नक्शा। ईरान के आसपास आप देखिए, ईरान के आसपास तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सारे जो देश हैं यहां अमेरिका का एयरबेस है। और अमेरिकी एयरबेस इनके आसपास होने का मतलब है कि ईरान की घेराबंदी और अमेरिका ने इन सब एयरबेस पर तैनाती कर दी है। और वो तैनाती की है अपने थार्ड की। आइए आपको बताऊं कि तैनाती कैसे है। ये आप देख रहे हैं, ये है अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान यूएस में विवाद के बीच चीनी कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीरें दरअसल जारी की हैं और इन तस्वीरों में अमेरिकी एयरबेस पर यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती दिख रही है। और दावा किया जा रहा है ये तस्वीरें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर की गई, जहां पर अमेरिका ने घातक डिफेंस सिस्टम थार्ड तैनात कर दिया। यह बेस अमेरिकी फौज के लिए मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण लोकेशन है। ईरान पर किसी कार्रवाई से पहले इसे मजबूत करना सबसे जरूरी है। थार्ड एक एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर कर सकता है। यह वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर काम कर सकता है। और अमेरिकी सेना के पास सिर्फ 8 ऐसे डिफेंस सिस्टम है थार्ड। और हमला रोकने वाली मिसाइलों की संख्या भी काफी सीमित है। जॉर्डन का बेस ईरान के करीब है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ ईरान की फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल इसके लिए बड़ा खतरा है। यह दिशा बदल सकती है और थार्ड डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाता है। ईरान के पास अब हाइपरसोनिक और घुमावदार मिसाइलें मौजूद हैं जो कि थार्ड को चकमा दे सकती हैं। फतेह जैसी मिसाइल इसे उड़ा भी सकती है। और इजराइल में थार्ड की तैनाती के बाद भी ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई थी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली इमारतों को निशाना बनाया था। फिलहाल जॉर्डन में थार्ड की तैनाती ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी है। तो अभी हालात जो बन रहे हैं वो हालात ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में टेंशन और बढ़ने वाली है। ईरान के सामने अमेरिका ने बातचीत का विकल्प रखा है। ईरान ने कहा है हमसे प्रतिबंध हटाओ पहले, तब बात करेंगे। हमारी लाइफ का फंडा की भगवान शिव का पूरे जीवन और उनकी हर लीला में जिंदगी का बड़ा फंडा छपा है। जैसे नीलकंठ, समुद्र मंथन से जब विष यानी जहर बाहर आया तो महादेव ने विष पिया और नीलकंठ कहलाए और सिखाया कि परेशानी या नकारात्मकता को हावी ना होने दें, उन्हें काबू में करें और आगे बढ़ते रहें। और जब बात दूसरों की भलाई की हो तो जिम्मेदारी या तकलीफ लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने देखा है उनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा है। भगवान शंकर के सिर पर गंगा और चंद्रमा का वास दिखता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, मन और मस्तिष्क को हमेशा शांत और ठंडा रखना चाहिए। उन्हें भोले भंडारी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद महादेव भोलेनाथ हैं, वो बहुत सरल, विनम्र और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो कोई गहने मुकुट नहीं पहनते, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश देते हैं और सरल सहज रहना सिखाते हैं। आदि योगी, शंकर भगवान से बड़ा योगी किसी और को नहीं माना जाता। वो ध्यान और तपस्या में लीन होते हैं कि महीनों सालों तक उठते नहीं। महादेव का ध्यान में लीन रहना सिखाता है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए फोकस और ध्यान बहुत जरूरी है। शिव तांडव, शिव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह जिंदगी में मर्यादा रखने और अति ना करने का संदेश देता है और सिखाता है कि अहंकार, गुस्सा या अपमान अगर हद से ज्यादा करेंगे तो नतीजे विनाशकारी होंगे। तो जहां से जो अच्छा मिले, अच्छा हासिल करें, उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं और उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।